Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we will discuss MCQs and there will be total 20 MCQs. All you have requested, most of you have requested कि जो MCQs आया करते थे सब्जेक्ट वाइज वो आजकल नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें भी मैं रेगुलर बेसिस पे ला दूंगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. हाँ, मैं बहुत जल्दी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को जल्दी कंपाइलेशन को कवर करवाऊंगा. सो करंट अफेयर MCQs 20 क्वेश्चंस होंगे टोटल. सो आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पॉज करते हुए अपने आंसर को देना है, राइट. सो बिल्कुल तैयार हैं आप, रेडी हैं, पेन पेंसिल जो भी है पेपर लेके बैठिए और देखिए कि कितने हाउ मेनी ऑफ करेक्ट आंसर यू विल प्रोवाइड, राइट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एंड दैट इज रिलेटेड टू द पार्डनिंग पावर. It is related to the pardoning power of governor and the president. और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं. The president can pardon sentences inflicted by court martial while governor cannot. जबकि गवर्नर नहीं दे सकता. कोर्ट मार्शल आपको पता है ना, कोर्ट मार्शल कब होता है? जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, स्पेशली 33, 34, 35 आर्टिकल्स में वो सभी स्वतंत्रताएं जो एक आम सिटीजन को है, एक आर्मी पैरामिलिट्रिक पर्सन को इतनी सुरक्षाएं नहीं है. इज इट क्लियर? उनको चूंकि देश की सुरक्षा करनी है और इसीलिए वो यूनियन वगैरह इस तरह की बातें यूनियन नहीं बना सकते हैं, राइट. तो यहां पर प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल बट गवर्नर कैन नॉट. क्या सही है स्टेटमेंट? सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस वाइल गवर्नर कैन नॉट. डेथ सेंटेंस का पार्डन प्रेसिडेंट तो कर सकता है लेकिन क्या गवर्नर नहीं कर सकता? बोथ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर हैव कॉन्करेंट पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन. सस्पेंशन का मतलब बिल्कुल रद्दी कर दिया जाए, रेमिशन का मतलब छूट दे दी जाए और कम्यूटेशन का मतलब होता है कुछ समय की मोहलत दे दी जाए, है ना, निलंबन, छूट. तो बताइए डेथ सेंटेंस में क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के कॉन्करेंट लगभग समान ही क्या पावर है? दोनों के पास समवर्ती शक्तियां हैं क्या? बताइए विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट और इनकरेक्ट हियर. और ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं. यहां पर केवल आपसे करेक्ट पूछा है, राइट. यहां पर करेक्ट पूछा है, करेक्ट कौन सा होगा बताइए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. So I think you all must have been corrected. You have all given the answer correct in the correct form. और यहां पर पहला पॉइंट बिल्कुल सही है. द प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं है, ये स्पेशल प्रिविलेज है. प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं. डेथ सेंटेंस को पार्डन, क्षमादान जो करता है वो राष्ट्रपति करता है. आपसे मेरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? इज इट क्लियर? बताइए जरूर. उसके बाद में है ना, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो कौन सा आर्टिकल है? बोथ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैव कॉन्करेंट पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन. तो ये बात भी सही है. तो इसका मतलब ये हुआ ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर. नो डाउट एट ऑल, तीनों ही सही है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ये हमेशा कंपैरिजन आता है, राइट. ये हमेशा कंपैरिजन, डी विल बी द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? चलिए, तो जो गवर्नर की बात करें तो वहां तो आर्टिकल 161 है, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है राष्ट्रपति का भी बता दीजिए, राइट. सो द स्टेट ऑल्सो पजेसेस द पार्डनिंग पावर. तो राज्यपाल के पास भी होती है. हेंस द गवर्नर ऑल्सो ग्रांट पार्डन, रेप्राइव्स, रेस्पाइट्स, रेमिशन, ये सब गवर्नर देता है. पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट, कम्यूट का मतलब मोहलत देना कुछ समय की. प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, बिल्कुल ठीक है. प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस एज वेल. इवन इफ स्टेट लॉ प्रेस्क्राइब डेथ सेंटेंस, द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट नॉट द गवर्नर. यदि राज्य ने लॉ प्रेस्क्राइब कर भी दिया है कि गवर्नर, तब भी राष्ट्रपति के पास ही रहेगा पावर, हमेशा याद रखना, ठीक है, डेथ सेंटेंस के केस में. तो ये कुछ गवर्नर से ज्यादा शक्तियां हैं, कोर्ट मार्शल, और यहां पर याद रखेंगे, ठीक है. बाकी सभी जो हैं, सस्पेंशन करना, छूट दे देना, रेमिशन, कम्यूटेशन, ये तीनों सिमिलर पावर है. यहां पर देखिए 3
पॉइंट उसी रिगार्डिंग पूछे गए हैं, रेमिशन, रेस्पाइट एंड रेप्राइव। क्या रेमिशन का मतलब कुछ छूट देना है, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, सो जो टाइम है, मतलब मान लीजिए 10 साल का उसको 7 साल कर देना, क्या ये रेमिशन होता है? रेस्पाइट का मतलब क्या अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस इन द ओरिजिनल अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। देखिए यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है, रेस्पाइट नहीं, मोहलत जो देने वाली बात है वो स्टे लग जाए उसमें मोहलत दिया जाता है, रेप्राइव। ठीक है, तो यहां पर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस एंड रेस्पाइट क्या लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल अवार्ड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, किसी विशेष फैक्ट के कारण जो ओरिजिनल अवार्ड है उससे कंपैरेटिवली। और ये क्या रीजन है इसके पीछे, मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर कोई विकलांग व्यक्ति है, राइट, तो उस सेंस में कहा जा रहा है, क्या ये रेस्पाइटी कहलाता है? रेमिशन में रिड्यूस करना, और रेप्राइव का मतलब स्टे लगा देना, कि स्टे का मतलब ये हुआ कि भाई प्रेसिडेंट यदि चाहे या गवर्नर यदि चाहे तो उसे कुछ और लीगल प्रोसीजर के लिए मदद मिल सके, प्रेसिडेंट को वो रिक्वेस्ट लगा सके, इसलिए कुछ टेम्परेरी स्टे दे देना, तो ये रिप्राइव की पावर है। तो क्या रिप्राइव है, सही है? बताइए विच वन इज द करेक्टली मैच्ड हियर। पॉज कर लीजिए और बताइए। सो देखिए दोस्तों, अगेन ऑल दीज 3 स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर आपको रेमिशन, रेमिशन जैसे वर्ड आए बस आपको रिड्यूसिंग याद रखना है। रेस्पाइट वर्ड आए तो लेसर सेंटेंस मतलब कम कठोर, क्योंकि वो कोई ना कोई शारीरिक व्याधि है उस व्यक्ति को। रेप्राइव शब्द आए तो स्टे लग जाए, तो रेप्राइव के लिए स्टे याद रखना, रेस्पाइट के लिए लेसर सेंटेंस और रेमिशन के लिए रिडक्शन, बस आपको सब कुछ याद रह जाएगा। सो डी इज करेक्ट आंसर हियर। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर है बातें, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो यहां पर देखिए, रेमिशन इट इंप्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। कैरेक्टर को बिना चेंज किए, मतलब जो उसे सजा दी गई है, मान लीजिए सजाए बामुशक्कत जो होता है, जिसके अंदर उनको कुछ बनाना भी पड़ता है, मेहनत भी करनी होती है, तो उसके पीरियड को कम कर दिया जाए, वो है रेमिशन। ठीक है, 2 years की है तो देखिए इंप्रिजनमेंट फॉर 2 years मे बी रेमिटेड टू रिग्रेस इंप्रिजनमेंट ऑफ 1 year। तो सिमिलर है जो टाइप ऑफ कैरेक्टर ऑफ द जो दंड है, राइट, प्यूनिटिव जो प्रोसेस है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ईयर्स कम हो सकता है। रेस्पाइट में क्या है भाई, इट डोनेट लेसर सेंटेंस, जैसे मान लीजिए किसी को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या विमेन ऑफेंडर है, वो प्रेगनेंसी में है, तो उसको क्या है, रिक्वेस्ट लगाई जाएगी, रेस्पाइट मिलेगा गवर्नर और राष्ट्रपति के द्वारा। रेप्राइव में क्या होता है, स्टे वाली बात होती है। रेप्राइव मतलब स्टे याद रखना, बस इतनी बात याद रखेंगे। रेस्पाइट मींस लेसर सेंटेंस एंड रेमिशन का मतलब है रिडक्शन। तो स्पेशली दैट टेम्परेरी पीरियड पर्पस टू इनेबल कन्विक्ट टू हैव टाइम सीक टू पार्डन एंड कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ताकि कम्यूटेशन का मतलब उसे बिल्कुल पूरी तरह से क्षमा दान मिल जाए राष्ट्रपति के द्वारा। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं उनके बारे में विच ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है, दे आर पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम एंड डेराइव देयर पावर फ्रॉम द स्टेट। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की जो शक्तियां हैं वो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा हैं, और ये पावर्स क्या राज्य ने दी है उन्हें? द ओनली हैव द पावर टू ट्राई केसेस विच स्पेशली कन्फर्ड अपॉन देम थ्रू सम स्टैच्यूट, किसी स्टैच्यूट के माध्यम से, राइट, मतलब किसी स्टैच्यूट का मतलब क्या होता है, एक अलग से जो कोई बिल बना दिया जाता है, स्टैच्यूट बना दिया, ठीक है, किसी भी मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसेस की मदद से। तो ये केवल उन्हीं को ट्राई कर सकते हैं जो स्पेशल कन्फर्ड अपॉन द थ्रू द सम स्टैच्यूट। दे कैन डिसाइड द वायर्स ऑफ लेजिस्लेशन, वे कानून के अधिकार को क्या तय कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या कानून के अधिकार जो है उनको तय कर सकते हैं? बताइए विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट हियर।
बड़े ध्यान से पढ़िए, एक एक स्टेटमेंट को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और पॉज कर लीजिए, कोई भी डाउट है वो भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। इज इट क्लियर? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर हेयर? कौन सा सही आंसर है बताइए? सो करेक्ट आंसर हेयर इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट हेयर। देखिए ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम में नहीं है, ये अलग से बनाए गए हैं, ठीक है, और उन्हीं केसेस को की पावर है जो विशेष रूप से किसी कानून के माध्यम से प्रदान किए गए, मतलब कोई स्टैच्यूट बनाया गया, डेडिकेटेड स्टैच्यूट बनाया गया, उन्हीं पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स काम कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? न्यायाधिकरण, ठीक है। न्यायाधिकरण क्या होते हैं? जैसे ट्रिब्यूनल्स डेडिकेटेड, जैसे रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ट्रिब्यूनल डेडिकेटेड पर्टिकुलर किसी केस को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट से अलग, और कोर्ट के द्वारा ही ये ताकत होती है कि ये अपना फैसला सुना सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि वे कानून के अधिकार को तय करते नहीं कर सकते, कोर्ट्स करेंगे, ये नहीं कर सकते। और इनमें कोई भी संशोधन करना है तो वो पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। कोई भी कानून लाना है, कोई परिवर्तन करना है एक्ट वगैरह में। अ कोर्ट ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम। ये जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो ट्रेडिशनल सिस्टम का पार्ट है। इट डेराइव इट्स पावर फ्रॉम द स्टेट, वो राज्य से शक्ति उसे मिलती है, कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। जो कानून का जो कोर्ट है, ठीक है, तो उसे ट्रेडिशनल जुडिशियल पावर है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज एन एजेंसी क्रिएटेड, और इनको तो खुद को स्टैट्यूट के द्वारा बनाया गया है, कानून के द्वारा इनको बनाया जाता है। इन्वेस्टेड विद जुडिशियल पावर, इनमें कुछ जुडिशियल पावर दे दी जाती है। ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स हैव जुडिशियल पावर टू ट्राई ऑल सूट्स। जितने नॉर्मल सिविल कोर्ट्स हैं उनके पास तो सभी प्रकार के केसेस सिविल नेचर्स के जो हैं, एक्सेप्ट क्रिमिनल प्रोसीजर वाले नहीं। सो एक्सेप्ट हुज कॉग्निजेंस आइदर एक्सप्रेस्ड और implied barred. Administrative tribunal only have the power to try cases which are specially conferred upon through the some statute. किसी statute के द्वारा जो बनाए गए उनको ही ये जो है उस पर legislate कर सकते हैं। Court of law can decide wire of legislation. Court of law जैसे civil courts वगैरह वो decide कर सकते हैं कि कानून का अधिकार तय करने का इसे हक है, कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट द ट्रिब्यूनल कैन नॉट डू सो, ठीक है। चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन, डीप ओशन मिशन। भारत को परमिशन भी मिली, आपको याद आ रहा होगा, यूएन क्लॉज भी है, यूएन क्लॉज है ना। यूएन क्लॉज तो जितने भी लॉज हैं राइट रिलेटेड टू ओशन, यूएन क्लॉज को सभी देश मानते हैं, ज्यादातर जो जिन्होंने इसका ट्रेटी साइन किया है। दूसरी एक है सी बैड अथॉरिटी। सी बैड अथॉरिटी ने क्या भारत को, तो यहां पर पहला पॉइंट है यूएन क्लॉज के ऊपर शॉर्ट नोट लिख दीजिए आप लोग एक, और सी बैड अथॉरिटी और डीप ओशन मिशन, तीन पर आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है। यूएन क्लॉज पर है ना, सभी लोग लिखेंगे, यू मस्ट गिव मी इन द मेल राइट, यूएन क्लॉज, सी बैड अथॉरिटी, एंड थर्ड वन इज डीप ओशन मिशन। इट इज इंडियाज इनिशिएटिव टू अंडरटेक डीप ओशन एक्सप्लोरेशन। डीप ओशन का मतलब समझ गए, कई हजारों मीटर गहराई में पानी की तट पर जो सरफेस है, ओशियनिक प्लेट, वहां पर बहुत सारे मैग्नीज नोड्यूल्स और जो है आयरन, बहुत सारे ओर्स इत्यादि मिलते हैं, जो नॉर्मली हमारे जो लैंड है, टेरिटोरियल एरिया, उसमें नहीं मिलते हैं, तो उसकी आपूर्ति वहां से की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ मैन्ड एंड अनमैन्ड सबमर्सिबल एक्सप्लोरिंग सीबेड। और ये मैन्ड और अनमैन्ड दोनों ही सबमर्सिबल है क्या इसमें, सीबेड में। इट्स प्राइमरी एम टू एक्सप्लोर एक्सट्रैक्ट मेटालिक पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जैसे मैंने मैंगनीज का बताया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डीप ओशन मिशन आपको शॉर्ट नोट लिखना है, यूएन क्लॉज पर भी और सी बैड अथॉरिटी पर भी। सो हियर ऑल द 3 पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तीनों ही सही हैं। बहुत ही सिंपल है, मानव की पहल, भारतीय पहल है, और इसमें डीआरडीओ भी काम कर रहा है ना। आईएनएस सागर धवानी, आपने नाम सुना है इसका, आईएनएस सागर धवानी, ये भी रिसर्च कर रहा है। तो तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। डीप ओशन मिशन इंडिया का इनिशिएटिव है। डीप ओशन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के, साथ ही साथ में इंडिया को एक विशेष परमिशन दी गई है इंडियन ओशन में लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। इज इट क्लियर?
कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर। द प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ वेरियस मैन्ड एंड अनमैन्ड सबमर्सिबल, दोनों हैं सी बेड में। प्राइमरी एम, जब यहां पर हम लोग रिसर्च कर लेंगे, इससे जो आउटकम हमसे आएंगे वो दुनिया के कुछ देशों के साथ, ऐसा नहीं कि भारत ही इसमें रिसर्च कर रहा है, जापान कर रहा है, यूएसए कर रहा है, चाइना कर रहा है। भारत को तो उस एरिया में जो भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे भी परे, जब ये सब भारत कर लेगा तो भारत अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह में भी यहां पर रिसर्च कर पाएगा। ठीक है, ये परमिशन सब कौन देता है? सी बैड अथॉरिटी, राइट। भारत में वो है क्षमता कि वो कर सकता है। तो प्राइमरी एम क्या है इस मिशन का? एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट द पॉलीमेटेलिक नोड्यूल कंपोज मिनरल लाइक मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो है बड़ी मात्रा में मेटल आर यूजफुल। और हम लोग है ना काफी हद तक जो बायोडाइवर्सिटी है, गहराई में बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो इतना डार्क होता है कि वो उनकी आंखें नहीं होती हैं जो एनिमल्स क्रिएचर्स हैं, और वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, बहुत इतने बड़े प्रेशर को झेल रहे होते हैं पानी का, राइट। तो अपने आप में प्रेशर सिस्टम एक अलग लेवल पे होता है, इनके प्रेशर को टॉलरेट करना। मैटर आर यूजफुल टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्टफोन, बैटरी, सोलर पैनल। तो ये तो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेम स्कीम के लिए। फेम स्कीम जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह की बात कर रहे हैं, बैटरीज, स्मार्टफोन्स, हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI है ना, प्रोड्यूसर लिंक्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इन सब के लिए मदद करने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिट फॉर 55 पैकेज वाज इन न्यूज रिसेंटली। इट इज रिलेटेड टू व्हाट? फिट फॉर 55। आपने इसके बारे में सुना है? नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, पढ़िए। फिट फॉर 55 में आप लोग बार बार, मैं एक चीज कहता हूं ना कि यूएसए ने 2005 के लेवल से 2030 में लगभग 50 से 55% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन को कम करने की बात की। भारत ने 33 से 35% कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन को कम करने की बात की है। तो ये जो फिट फॉर 55 है वो ये है कि 2005 का जो लेवल था वर्ल्ड लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने के मामले में, इस लेवल का 55% कम करना है। बाय व्हाट? बाय 2030। और ये टारगेट्स जो है फिट फॉर 55, और ये किसके लिए हो सकता है भाई? न्यू क्लाइमेट प्रपोजल है ये। इट इज अ न्यू क्लाइमेट प्रपोजल। बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? और किसने सेट किया ये? यूरोपियन यूनियन ने 55% एमिशन रिडक्शन टारगेट सेट फॉर 2030, राइट। इज इट क्लियर? सिंपल है एकदम। चलिए, मिनरवारिया पेंटाली, ये एक स्पीशीज है, राइट, एक प्रजाति है मिनरवारिया पेंटाली। क्या ये केवल और केवल एंडेमिक का मतलब उसी रीजन में पाई जाती है जो वेस्टर्न घाट में है, वहीं के स्थानिक है क्या? इज इट अ टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट? क्या ये कोई व्यंजन है यूज्ड इन साउथ इंडियन कसीने, जो दक्षिण भारत के व्यंजनों में प्रयुक्त किया जाता है? बताइए, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हेयर? मिनरवारिया पेंटाली इज अ टाइप ऑफ फ्रॉग, और ये पहली बार खोजा गया है, मतलब ये पहली बार देखा गया, मतलब न्यू स्पीशीज खोजी गई है। ठीक है, तो जब भी न्यू स्पीशीज खोजी जाती है तो चर्चा में रहती है। अब ये नई स्पीशीज है तो इसका नाम रखा गया। नाम में पेंटाली जो वर्ड है वो हमारे एक साइंटिस्ट का नाम है, बहुत ज्यादा रिसर्च की उन्होंने। तो देखते हैं क्या है डिटेल। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सेकंड गलत है, व्यंजन नहीं। इट इज अ काइंड ऑफ फ्रॉग। नाम एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मिनरवारिया पेंटाली। सो फर्स्ट इज द ओनली करेक्ट वन, ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सो ये जो है मेंढक, ये इस मतलब मेंढक की बहुत सी प्रजातियां हैं, ये केवल और केवल पाया जाता है साउदर्न वेस्टर्न घाट्स, केरल और तमिलनाडु में। स्पीसीज अमंग स्मॉलेस्ट नोन मिनरवारियन फ्रॉग, ये स्पीसीज सबसे छोटी स्पीसीज में से एक है। और दीपक पेंटल, जो प्रोफेसर दीपक पेंटल हैं, उनके अप्रिसिएशन में मतलब ट्रेमेंडस सपोर्ट किया उन्होंने, और
सिस्टमैटिक्स लैब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में उनके ही एनकरेजमेंट पे स्थापित हुई। तो दीपक पेंटल के नाम पर पेंटाली, ठीक है, पीछे वाला जो, ठीक है, आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कॉलिशन। कॉलिशन का मतलब जो गठबंधन, अलायंस, गठबंधन। रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए इकट्ठे होना। ये जो अभी चर्चा में रहा, ये निम्न 4 ऑर्गेनाइजेशन में से किससे रिलेटेड है? द फर्स्ट वन इज यूएन एनवायरमेंट, वर्ल्ड बैंक, इंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या फिर यूरोपियन यूनियन। बताइए। यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन से संबंधित है। और यहां पर यूरोपियन कमीशन ने लॉन्च किया यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कॉलिशन, जैव विविधता के लिए कॉलिशन हो, लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020, 2020 का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था, जो 3 मार्च को, जो कि हमेशा मनाया जाता है 3 मार्च को। तो इससे क्या होगा, जो जूज हैं, एक्वेरियम्स जिसमें मछली घर, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क्स, नेचुरल हिस्ट्री, साइंस म्यूजियम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, तो इनसे क्या किया जाएगा, इनको मेडअप बनाया जाएगा, जूस को, एक्वेरियम को अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, किसके लिए, कि जैव विविधता को बरकरार रखा जा सके। इज इट क्लियर? चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बड़ा ही टफ हो जाता है वैसे एग्जाम में, और इस प्रकार के प्रश्न आते भी हैं। नॉर्थ ईस्ट बहुत चर्चा में रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है। अभी ऑयल, पाम ऑयल के कारण मैंने आपको डिस्कस किया ही था। सो इंडिया हैव टाइगर रिजर्व। नॉर्थ ईस्ट में किन किन राज्यों में टाइगर रिजर्व्स हैं? टाइगर रिजर्व्स 52nd जो है, 52वां जो टाइगर रिजर्व है वो भी आ गया है अब तो, राइट, है ना। इट इज लोकेटेड इन वेयर? बताइए। राजस्थान में है। क्या नाम है? राजस्थान में कहां पर लोकेटेड है बताइए। और 51st टाइगर रिजर्व कौन सा था? 50th टाइगर रिजर्व कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश में था, ठीक है। 51 टाइगर रिजर्व कहां था बताइए? तमिलनाडु में था। याद कीजिए कौन सा है, पढ़ाया हुआ है हमने। ये 50th टाइगर रिजर्व इज इन अरुणाचल प्रदेश एंड 52nd इज इन राजस्थान। तो एक क्लू तो आपको मिल गया है कि अरुणाचल प्रदेश तो यहां पर सही है, राइट। कामलोंग टाइगर रिजर्व। चलिए, तो थर्ड तो करेक्ट है, थर्ड यहां पर है, ये करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा। आसाम में तो ऑब्वियसली 3-4 हैं, राइट, और मिजोरम में भी हैं। नागालैंड और मणिपुर, यहां पर टाइगर रिजर्व्स नहीं है। इज इट क्लियर? 1, 3 एंड 5, नॉट मिजोरम, आई थिंक आई हैव मिस्टेकन, राइट। मिजोरम में नहीं है, मणिपुर में है, राइट, मणिपुर में, ये मिस्टेक हुई है मुझसे। बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए, असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं? काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। These are the 4 tiger reserves located in Assam. काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरांग। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां है? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? अभी पढ़ा था हमने, नागार्जुन सागर। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पाक्के और कामलांग, ये 50th। और डाम्फा जो है, ये यही गलती हो रही है, यहां पर मिजोरम ही करेक्ट है। 1, 3 एंड 5 बता दिया आंसर। असम एंड मिजोरम। देखिए आंसर में यहां पर गलती है कुछ छोटी सी। क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया, राइट, करेक्ट पूछा गया है ना। तो असम तो बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश भी सही है। 1 एंड 3 जहां आ रहा है, देखिए 1 एंड 3 यहां भी है, 1 एंड 3 यहां भी है, 1 एंड 3 यहां भी है। देखिए नागालैंड में नहीं है और मिजोरम में बिल्कुल ठीक है, मिजोरम में है। तो डाम्फा टाइगर रिजर्व। तो ये फाइनली मैं आंसर ये बता रहा हूं आपको कि यहां पर 5 नहीं आएगा, ये 4 आना चाहिए। इट शुड बी 4। इज इट क्लियर? इट शुड बी 4। ये मैंने करेक्शन कर दिया है, करेक्शन है, देयर इज अ करेक्शन, प्लीज यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। चलिए, सो अगला प्रश्न है मीथेन।
मीथेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CH4 बहुत ही ड्रेडफुल अपने आप में ग्रीन हाउस गैस भी है, लेकिन एज ए फ्यूल ये लेस पॉल्यूटेंट है क्योंकि एक ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। यहां पर पूछा गया जो ह्यूमन सोर्सेज हैं, ह्यूमन सोर्सेज के आधार पर, मानवीय स्रोत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि मानव सोर्स के रूप में सबसे ज्यादा कौन सा प्रयुक्त होता है, फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज में, लाइव स्टॉक फार्मिंग में, लैंडफिल एंड वेस्ट में, बायोमास बर्निंग में, या फिर राइस एग्रीकल्चर में। मानव के जो स्रोत हैं उसमें जो मीथेन निकलता है वो कहां से निकलता है सबसे ज्यादा, बताइए। मतलब सीक्वेंस में आपको बताना है, सबसे ज्यादा जो निकलता है अवरोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा जो है स्रोत वो फर्स्ट पे आएगा और सबसे कम वाला लास्ट में आएगा, ठीक है, डिसेंडिंग में। बताइए विच स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी करेक्ट हियर, यहां पर पूछा गया है करेक्ट। इस पर जरूर गोला मार्क करेंगे, हमेशा याद रखेंगे आप लोग। पॉज कर लीजिए और बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। So the correct answer here is very direct question by the way, D is the correct answer। सबसे ज्यादा ह्यूमन सोर्स के रूप में फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, जीवाश्म ईंधन का उत्पादन, वितरण और उपयोग में मीथेन का सबसे ज्यादा सोर्स मानव को मिलता है। फिर लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है, लाइव स्टॉक फार्मिंग का मतलब जो पशु है उनके मुख से जब वो जुगाली करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है। लैंडफिल एंड वेस्ट में जो कचरे वगैरह से, लैंडफिल वगैरह से निकलता है। बायोमास के बर्निंग, जलाने से मीथेन निकलता है, यस। और फाइनली राइस कल्टीवेशन जब होता है, आपको पता होगा दलदल वाला जो एरिया है, मार्शी लैंड, मार्शी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग राइस कल्टीवेशन करते हैं तो पानी से उसको लबालब कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि राइस की खेती में पानी चाहिए, एक्चुअल में राइस की खेती में यदि पानी से भर दिया जाता है तो जो खरपतवार है, वीड का उत्पादन कम से कम हो, इसलिए वो पानी से भर दिया जाता है। तो यहां पर 1 to 5 डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? देख लीजिए पूरा परसेंटेज दिया है। सबसे ज्यादा फॉसिल में 33, फिर 22, 27 आई थिंक, राइट। थोड़ा सा ये पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही है। चलिए आगे बात करते हैं। कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर जो दुनिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, उसमें कौन कौन सी रिवर आती है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी, राइट, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। वोल्गा रिवर, डैन्यूबे रिवर और यूराल रिवर। बताइए यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सेकंड सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी बता दीजिए। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, फिर डैन्यूबे, राइट। यूराल जो है वो तो रशिया से होती हुई, आपको पता होगा, एशिया और रशिया, एशिया एंड यूरोप को अलग करने वाली नदी है यूराल पर्वत। तो बताइए कैस्पियन सागर में कौन कौन सी गिरती है? सो हियर डैन्यूबे इज नॉट द रिवर विच इज फॉलिंग इनटू कैस्पियन सी। वोल्गा है जो सबसे लंबी नदी है यूरोप की, और यूराल भी। 1 and 3 बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। यार यहां पर देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, कैस्पियन सागर 5 देश हैं यहाँ पे, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान, राइट, अजरबैजान है, फिर यहाँ पर ईरान है और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश हैं, ये जरूर याद रखना। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान एंड ईरान, ठीक है। और ये 5 देश इसके पानी को शेयर करते हैं। इज इट क्लियर? 5 देश पानी को शेयर करते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सी नदियां गिर रही हैं, तो वो है यूराल, वोल्गा, तेरेक, कुरा, अर्क्स, ठीक है, ये सब नदियां गिर रही हैं। तो वोल्गा, यूराल, कुरा एंड तेरेक रिवर प्राइमरी इनफ्लो इनका है। डैन्यूबे यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है वोल्गा के बाद, और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड बॉडी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, फुल फ्लैश सी है, पूरा पूरा पानी पानी है, बहुत जैसे कोई पूरा समुद्र हो अपने आप में। लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया, काकेशस माउंटेन रेंज के ईस्ट में है,
ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। और हाँ, स्टेपीज ग्रासलैंड्स यहां पर पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, द गोदावरी ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट ऑफ द सेंट्रल इंडिया नियर नांदेड़ इन महाराष्ट्र। क्या गोदावरी वेस्टर्न घाट से उदय होती है और नांदेड़ नाम की जगह से? सेकंड है, जो प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, नॉट डिस्ट्रीब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो क्या घटप्रभा और मालप्रभा है, और भीमा और तुंगभद्रा एंड मूसी है। मूसी नदी तो आपको याद आ रहा होगा, जिसके किनारे पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। यस और नो? तो मूसी रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार जो है बेसिक एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन ये। इसके बाद में बात आती है कि थर्ड पॉइंट, प्राणहिता। ये कुछ पॉइंट जो है ना हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। प्राणहिता रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी नदी। क्या प्राणहिता गोदावरी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है? बताइए प्राणहिता। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हियर? राइट, 1, 2 एंड 3 करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा, देख लेते हैं। करेक्ट पूछा गया, बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? देखिए गोदावरी जो है वो नासिक से निकलती है गोदावरी, ठीक है। नासिक आपको याद आ रहा है ना, जो महाकुंभ होता है वो नासिक में होता है। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी जानी जाती है, ओल्ड और साउथ गंगा के रूप में कावेरी जानी जाती है, राइट। और यस, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, दीज आर द ट्रिब्यूटरी। सेकंड पॉइंट इज करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट जहां है काट दीजिए, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, राइट। थर्ड पॉइंट तो हमने डिस्कस किया था, प्राणहिता गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, 2 और 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। सो गोदावरी वेस्टर्न घाट से तो निकलती है, लेकिन नासिक से, महाराष्ट्र में 80 किलोमीटर फ्रॉम द अरेबियन सी, अरेबियन सी से 80 किलोमीटर दूरी। प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है कृष्णा की? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। और प्राणहिता रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, कवरिंग, और ये 34% ड्रेनेज ये अकेला कवर कर लेती है ऑफ द पैन गंगा रिवर, वारधा रिवर और वैन गंगा रिवर में। सबसे ज्यादा जो कवरिंग एरिया है वो प्राणहिता का ही है गोदावरी में, ठीक है। चलिए ड्रेनेज वगैरह जो, अब बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। व्हाइल स्पीकर इज एम्पावर्ड टू प्लेस अ मेंबर अंडर सस्पेंशन। जो स्पीकर होता है, स्पीकर कहां बैठता है भाई? लोकसभा में। मेंबर अंडर सस्पेंशन, ऑथोरिटी फॉर रिवोकेशन ऑफ द ऑर्डर इज नॉट वेस्टेड इन हर, हिज और हर, ठीक है। बताइए, तो क्या स्पीकर के पास पावर होती है किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर दे, लेकिन रिवोक करना, उसे वापस आदेश को रद्द करना, ये उसके पास ताकत नहीं होती है क्या? स्पीकर का मतलब लोकसभा की बात कर रहे हैं। अनलाइक द स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन डज नॉट हैव द पावर टू सस्पेंड ए मेंबर। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, क्या उसके पास पावर है या नहीं है? बताइए, यहां पर बोला है नहीं होती है पावर टू सस्पेंड ए मेंबर। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हियर? देखिए पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, सस्पेंड तो कर सकता है, रिवोक नहीं कर सकता, रद्द नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा के चेयरमैन के पास सस्पेंड करने की ताकत नहीं है, परमानेंट मेंबर है वो तो है ना, परमानेंट हाउस है वो तो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है, नहीं है पावर, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर है। और ये जो रूल्स होते हैं, राज्यसभा के अपने रूल्स हैं, लोकसभा के अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस सेज द स्पीकर इफ ओपिनियन कंडक्ट एनी मेंबर इज ग्रॉसली डिसऑर्डरली एंड मेड डायरेक्ट सच मेंबर, बहुत ही डिसऑर्डरली काम कर रहा है तो विड्रॉ कर दिया जाएगा इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस। एनी मेंबर सो ऑर्डर टू विड्रॉ shall do so forthwith and shall remain absent during the remainder of the day's sitting। तो उसे पूरे दिन की सिटिंग के लिए जो है एब्सेंट ही रहना होगा। While the speaker is empowered to place member under suspension, but revoke नहीं कर सकता। रिवोक के लिए it is house if so desired, यदि हाउस सोचता है, डिजायर उसकी इच्छा है, तो फिर से रिवोक कौन करेगा? हाउस मतलब एक तरह का जो है
वोटिंग वगैरह होता है। लाइक स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज एम्पावर्ड अंडर रूल नंबर 255, 255 के तहत राज्यसभा एम्पावर्ड करती है इफ इट्स रूल बुक डायरेक्ट एनी मेंबर हुज कंडक्ट इन हिज ओपिनियन ग्रॉसली डिसऑर्डरली टू विड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस। तो लाइक स्पीकर लोकसभा, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एम्पावर्ड अंडर दिस। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि जो स्पीकर है, हाउएवर राज्यसभा चेयरमैन डज नॉट हैव द पावर टू सस्पेंड अ मेंबर। यहां पर डिसऑर्डरली टू विड्रॉ इमीडिएटली, तो वो डायरेक्ट करता है कि तुम खुद ही विड्रॉ कर लो, लेकिन सस्पेंड करने की ताकत नहीं है। इज इट क्लियर? देखिए यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, और पॉलिटी में यही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये डायरेक्ट कर सकता है एनी मेंबर हुज कंडक्ट is in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately, कि उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए फ्रॉम द हाउस, लेकिन वो सस्पेंड नहीं कर सकता, जो पावर किसके पास में है। ठीक है, सो पहला पॉइंट भी सही है, सेकंड पॉइंट भी सही है, सस्पेंड नहीं कर सकता, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, उसको प्रेशर बनाएगा एक तरह का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आ रहा है निर्भया फंड। निर्भया आपको केस याद है, दिल्ली में जो रेप केस हुआ था, अब आज तक भी उसके जो कैदी हैं जेल में ही हैं। वन जुवेनाइल वाज देयर बिलो 18, इसीलिए लॉ चेंज हुआ था, 16 वर्ष तक का कर दिया गया था। इट वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2013। यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था निर्भया फंड को। कितने रुपए हैं निर्भया फंड में? 1000 करोड़ रुपीस हर साल ये अलोकेट होते हैं। It is a non-lapsable corpus fund being administered by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance। क्या Ministry of Finance के द्वारा, Department of Economic Affairs के द्वारा ये जो नॉन लैप्सेबल जो फंड है, क्या ये नॉन लैप्सेबल है या नहीं? सबसे पहला प्रश्न तो यही है, इज इट अ नॉन लैप्सेबल फंड और नॉट? तो यहां पर आपसे पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हेयर। क्या ये 2013 के बजट में घोषित किया गया? और सबसे पहले नॉन लैप्सेबल कॉर्पस होता क्या है बताइए। यदि नॉन लैप्सेबल कॉर्पस का मतलब यह है कि कोई भी बजट, मान लीजिए 1000 करोड़ की बात करें, अलोकेट हुआ इस साल 2021 में, और इसमें से केवल 500 करोड़ ही यूज हुए, तो जो 500 करोड़ है वो इवेपोरेट हो जाएंगे, मतलब अगले साल उसको यूज नहीं किया जा सकता, नया अलोकेट होगा। मतलब समझ गए आप कि मान लीजिए 2021 में यदि 500 करोड़ का यूज नहीं हुआ, तो अगले साल ऐसा नहीं होगा कि 1500 करोड़ रुपए निर्भया फंड में रहेंगे, 1000 करोड़ ही अगले वर्ष आएंगे। तो ये नॉन लैप्सेबल होता है, इवेपोरेट हो जाता है नॉन लैप्सेबल। और लैप्सेबल का मतलब, ठीक है, तो यहां पर क्या 2013 में, और तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर DEA, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए, Government has set up dedicated Nirbhaya fund which can utilize project especially designed to improve the safety and security of women। महिलाओं के सुरक्षा के लिए ये कॉर्पस, और उसको किसी भी तरह से यूज किया जाए मल्टीपल डायमेंशन में। Nirbhaya fund was announced by Finance Minister of 2013 budget speech and the government contribution was 1000 crore for empowerment and safety security of the women and girl children। नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल डिपार्टमेंट है ये। नॉन लैप्सेबल फंड है और ये फंड अलोकेट करते हैं टू सर्टेन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट विच टू स्पेंड विद इन द करंट फिस्कल ईयर। उसी फिस्कल ईयर में काम करो, मतलब पूरा भले खर्च कर दीजिए आप सही दिशा में, क्योंकि इसकी सबकी स्क्रूटनी तो होती है भाई, जो भी ये फंड वगैरह खर्च होता है ना उसकी प्रॉपरली स्क्रूटनी वगैरह होती है। If not, then fund will be evaporate and cannot be used next year। नेक्स्ट फिस्कल ईयर में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। MP लार्ज स्कीम्स याद आ रही है आपको, 1994 में आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम MP लार्ड। पहले 1 करोड़ फिर 2 करोड़, आज की तारीख में एक MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के लगभग 750 अराउंड जो ये MPs हैं, उन सभी को 5 करोड़ रुपीस मिलते हैं अपने एरिया में डेवलपमेंट के लिए। और मैंने इस पर पूरी डिटेल में डिस्कस भी किया था कि ये जो पैसा है MP लार्ड, वो सबसे ज्यादा किस में लगेगा। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? पेयजल, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, राइट।
इसके बाद में वाटर सेफ्टी वगैरह, साफ स्वच्छ जल, वही ड्रिंकिंग वाटर आ गया। एजुकेशन, ये प्रायोरिटीज हैं कि भाई सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, राइट, इस तरह से प्रायोरिटीज लिस्ट है, उनमें ये खर्चा होगा। तो इट इज अ प्लान स्कीम फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फुल्ली फंडेड है? क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? बताइए क्या सही है? एमपी लैड, ये जो स्कीम्स होती हैं वो किस मंत्रालय, किस डिपार्टमेंट, विभाग से रिलेटेड है? यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट। पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक चल रहा है कि बिल्कुल पूरी तरह से भारत गवर्नमेंट के द्वारा 5 करोड़ दिए जाते हैं। इस बार नहीं दिए गए, आपको याद आ रहा है जो ये सब हुआ पैंडेमिक के दौरान नहीं किया गया ये सब, है ना, इस बार नहीं दिए गए थे। सेकेंड, इट इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नो, मॉस्पी के द्वारा ये सब किया गया। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। और एमपी लैड स्कीम लगभग 1994 के करीब आई थी, है ना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में थी शुरुआत में, लेकिन बाद में 1994 में, देखिए लास्ट एकदम 93 में आई है, तो इसीलिए आई हैव टोल्ड 1994, दिसंबर 1993 में आई। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मॉस्पी के तहत दे दी गई, तो करंट में मॉस्पी के तहत, पहले रूरल डेवलपमेंट के तहत थी। 5 करोड़ रुपए करंटली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको दिए जाते हैं। चलिए, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, देखिए जो भी एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसके पास क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है नहीं होती, तो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, पहले तो पॉइंट पढ़ लेते हैं। चलिए, फर्स्ट है, इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड एडजुडिकेट इश्यू रिलेटिंग टू कंपनीज, और ये जो है फैसला देती है, एडजुडिकेट करती है, निर्णय लेती है इश्यू रिलेटेड टू द कंपनीज, कंपनी से रिलेटेड इश्यू को देखती है। क्या ये? एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर ऑफ NCLAT में फाइल एन अपील टू हाई कोर्ट, कोई भी व्यक्ति जो एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड का मतलब जो व्यथित है, जो परेशान है, जिसको लगता है कि नहीं मेरे साथ ठीक नहीं हुआ और इसीलिए वो NCLAT के अंदर दायर करना चाहता हूं, तो क्या वो हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है या? राइट, तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। NCLAT एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी। देखिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज नहीं होती है कंपनी लॉ को लेकर, तो उसके लिए क्या किया जाता है? सेपरेट ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण बना दिया जाता है। तो पहला पॉइंट यहां पर आ रहा है, इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी दैट एडजुडिकेट इश्यू रिलेटिंग टू कंपनीज। बिल्कुल सही है, क्वासी जुडिशियल ताकत दी गई है इसको और ये एडजुडिकेट करती है कंपनीज को, बिल्कुल ठीक है। कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है, व्यथित है, वो यदि उसे लगता है कि उसने सही फैसला नहीं दिया है तो वो हाई कोर्ट में नहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि भाई वो इस फैसले को लेकर नाखुश है, जो NCLAT जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को वो रिक्वेस्ट कर सकता है। तो यहां पर नॉट हाई कोर्ट, ये गलत हो गया, ठीक है। अब आपने वो पैलोंजी मिस्त्री का केस देखा होगा, टाटा सन्स और पैलोंजी मिस्त्री, जिनको उन्होंने बोर्ड मेंबर हेड के तौर पर दे दिया था, बाद में डिस्प्यूट हुआ। तो इस प्रकार के जो डिस्प्यूट होते हैं उनको टैकल करने के लिए कौन सी क्या काम करेगी? NCLAT ही काम करेगी। अभी क्लियर हो गया पॉइंट, क्या काम है इसका? पहला पॉइंट सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए, NCLAT कॉन्स्टिट्यूट सेक्शन 410 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत हियर अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये हियरिंग करती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और यदि कोई एग्रीव्ड है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपना जो रिक्वेस्ट अपील वो दायर कर सकता है, ठीक है। एनी पर्सन एग्रीव एनी ऑर्डर NCLAT फाइल अपील इन सुप्रीम कोर्ट। चलिए, हमने डिस्कस किया है रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी में UAPA लॉ हमने देखा था, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट। तो यहां पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया है, इसमें क्या बताया गया? पहला पॉइंट है और यहां पर करेक्ट पूछा गया, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हियर? फर्स्ट है, बोथ इंडियंस एंड फॉरेन नेशनल्स
कैन बी चार्ज अंडर लॉ, क्या भारतीय और विदेशी दोनों को यहां पर चार्ज किया जा सकता है, यस और नो बताइए। सेकेंड पॉइंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट प्रमोट्स टेररिज्म। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर सकती है यदि वो टेररिज्म को प्रमोट कर रही है, तो बताइए। तो 2019 के संशोधन के अनुसार क्या सही है? यहां पर एक संशोधन ये भी आया था, मैंने आपको बताया था कि पहले ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट कहा जाता था, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है तो पर्टिकुलर व्यक्ति को भी टेररिस्ट कहा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी डिक्लेयर किया जा सकता है। देखिए यहां पर यूएपीए के तहत जो अमेंडमेंट हुआ 2019 में, दोनों ही सही है, विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों को आरोपित किया जा सकता है, और आतंकवादी संगठन, मतलब संगठन जो इस प्रकार से काम कर रहा है, प्रमोट कर रहा है टेररिज्म, उसको भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। और फिर फंडिंग वगैरह सब कुछ ब्लॉक होना, वो सब तो आप जानते हैं। फंडिंग ब्लॉक इसलिए करी जाती है कि उनके सारे नेटवर्क ब्रेक हो जाएं, जैसे जैश ए मोहम्मद, जैसे FATF है ना, बहुत सारे नेटवर्क जो होते हैं FATF वगैरह, तो ये एक्चुअल में इनके नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया जाए, इनके सारे अकाउंट ट्रांजैक्शन वो बैन कर दिए जाते हैं। अब जब अकाउंट ही बैन हो जाएंगे तो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो एक उद्देश्य है वो कैसे पूरा कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ पैसे से ही चलता है। यदि आपने कभी इस प्रकार की एक मूवी देखी हो या फिर एक सीरीज देखी हो, वहां से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। स्पेशल ऑपरेशन ऑप्स, स्पेशल ऑप्स बहुत अच्छी सीरीज है, यू मस्ट हैव सीन दिस, के मैनन, और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं उसमें। तो स्पेशल ऑप्स, इस प्रकार की मूवीज, अभी तो समय नहीं है, आपका एग्जाम बिल्कुल पास में 10 अक्टूबर है, लेकिन जरूर कभी समय लगे तो देखिए, और इस प्रकार की मूवीज जरूर आपको देखनी चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए, यूएपीए बोथ इंडिया एंड फॉरेन नेशनल कैन चार्ज अंडर एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इफ कमिट्स और पार्टिसिपेट इन द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, में पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रिपेयर फॉर टेररिज्म, प्रमोट टेररिज्म, अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म, तो इस प्रकार की बॉडीज को डिक्लेयर किया जा सकता है। हाल ही में एक उड़ने वाला फ्रॉग अन्नामलाई में, तो अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, इसके बारे में क्या कथन सही है, राइट, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड फ्रॉग स्पीशीज है, प्रजाति है? इट इज एंडेमिक टू साउदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, और क्या ये साउदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट में एंडेमिक है, मतलब केवल और केवल वहीं पाई जाती है, क्या बताइए? सो देखिए यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब बिल्कुल सीवियर रूप से, घातक रूप से तबाह होने की कगार पे है ना। IUCN की पूरी लिस्ट कभी हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, IUCN की लिस्ट को, हो सकता है प्रोबेबली मैं नेक्स्ट क्लास में आपको IUCN की लिस्ट को जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्या क्या होती है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज, कब एंडेमिक, कब एंडेंजर्ड, कब क्रिटिकली एंडेंजर्ड वगैरह होते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, वल्नरेबल कब होते हैं। इट इज एंडेमिक टू साउदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, देखिए साउदर्न पार्ट में, वेस्टर्न घाट में भी है, तो ऐसा नहीं है। सेकंड पॉइंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट हियर, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अन्नामलाई फ्लाइंग हिल फ्रॉग्स जरूर याद रखना, अन्नामलाईज आर हिल्स। तो रोकोफोरस स्यूडो मालाबारिकस, देखिए मालाबारिकस क्यों बोला है, मालाबार कोस्ट पर है मालाबारिकस, तो मालाबार जब नाम आ गया तो वेस्टर्न घाट तो है ही है, साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट में, ना कि ईस्टर्न में, और ये केवल वहीं पाए जाते हैं अन्नामलाई में, ठीक है। स्पीशीज इज नोन फ्रॉम एटलीस्ट 2 प्रोटेक्टेड एरिया, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, यहां पर ये जो है स्पीशीज को प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है, और ये डिक्लाइन होते जा रहा है रैपिडली ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटाट। ये मानव जो है बहुत ही ज्यादा मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, और लगातार जो ये हम लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं, विल फेस अ सीवियर प्रॉब्लम इन फ्यूचर। पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व was news in recently located in which of the state? तो पेराम्बिकुलम अभी आपको पता चल गया, अन्नामलाई हिल वाला। पेराम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है, इट इज लोकेटेड वेयर, ओडिशा, केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका, बताइए। सिंपल है अब तो ये,
अब तो बहुत सिंपल हो गया क्योंकि हमने रिसेंटली अभी क्या पढ़ा है, वेस्टर्न घाट, अन्नामलाई। वेस्टर्न का मतलब प्रेफरेबली या तो तमिलनाडु या फिर केरला, लेकिन ये पेराम्बिकुलम केरला में है बिल्कुल, क्योंकि वेस्टर्न घाट, अन्नामलाई, सो केरला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ये लोकेटेड है। ठीक है, और यहां पर 4 डिफरेंट प्रकार की जो ट्राइब्स हैं, प्रजातियां हैं, इंडिजीनियस पीपल, केवल वहीं के निवासी हैं, है ना, इंक्लूडिंग, ये नाम जरूर याद रखना, कदर, मलासर, मुधुवर और माला मलसर, जरूर याद रखना, माला मलसर, मुधुवर, मालासर, कदर, इस प्रकार के जो ट्राइब्स हैं इंडिजीनियस, इनके बारे में जरूर प्रश्न आते हैं। ठीक है, सेटल्ड इन 6 कॉलोनीज, 6 अलग अलग कॉलोनीज में ये रहते हैं। ठीक है, मधुवर, मालासर, कदर और माला मलसर। 19th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इंडियाज अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में 3 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन अन्नामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। क्या ये अन्नामलाई हिल्स वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है? क्या 3 मैनमेड रिजर्वोयर यहां पर पाए जाते हैं? क्या यही ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में लिंक का काम करता है? आपको याद आ रहा है एक बार यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच का जो लिंक है, ये प्रश्न पूछा गया था और फिर उस रिजर्व का नाम पूछा गया था। बताइए, पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है इंडिया का, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, वो मिलता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पे। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और इनकरेक्ट हो गया। 3 मानव निर्मित जलाशय नहीं, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर संरक्षित है, ये तो बिल्कुल नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेस्टर्न घाट में अन्नामलाई, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, राइट, उन फ्रॉग्स के कारण भी आपको, फ्लाइंग फ्रॉग्स। ठीक है, अन्नामलाई। और इसके अलावा पेराम्बिकुलम की और चर्चा में था, 4 ट्राइब्स याद रखनी है आपको। ठीक है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, सो ओनली 1, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन अन्नामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु। ठीक है, और पेराम्बिकुलम केरला में, अन्नामलाई तमिलनाडु। सत्यमंगलम फॉरेस्ट जो है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है, अलाउइंग जीन फ्लो बिटवीन डाइवर्स फौना पॉपुलेशन ऑफ 2 इकोसिस्टम, और दोनों की जो विविधता भरी जो पेड़ पौधे प्रजातियां हैं, और फोना का मतलब जीव जंतु, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, तो जीव जंतु पॉपुलेशन यहां पर पाई जाती है। फाइनली हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप में से शायद ये लोग आंसर सही दें। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन, जो कि एक्टिव रहती है, किसी प्रकार का कोई भी साइबर अटैक होता है उसको रिजॉल्व करना वगैरह, उसको पहले से ही डिटेक्ट कर लेना वगैरह। तो क्या स्टेटमेंट सही है? क्या इसने 2014 जनवरी में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था? इट इज अ ऑफिस विद इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ, क्या मेटी के अंडर में आती है ये? इट स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ इंडियन इंटरनेट डोमेन, भारत का जो इंडियन डोमेन है उसको सिक्योरिटी और डिफेंस करना। आपको याद आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया था, मैंने आपको बताया था, जब इधर इंडिया चाइना के जो क्लैशेस, स्क्रिमिशेस चल रहे थे लद्दाख में, पैगोंग सो लेक, राइट। तो बताइए विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और करेक्ट। यहां पर क्या पूछा गया? करेक्ट पूछा गया है, बताइए क्या सही है। पॉज कर लीजिए और बताइए आंसर। सो यहां पर देखिए, सर्ट नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2004 में बनी, नॉट 14 में। पहला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मेटी के अंडर में ही आता है और ये सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस प्रोवाइड करता है। सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है और दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सी बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। सो द ऑर्गेनाइजेशन मेटी के तहत आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योर करना इंडिया के साइबर स्पेस को। कब बसा था? इंसर्ट इन 2004 में। रिवीजन करते रहिए साथ में। नोडल एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लाइक हैकिंग एटसेट्रा, फिशिंग, उसके लिए नोडल एजेंसी, मेन एजेंसी के तौर पे काम करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 डेजिग्नेट सर्ट इन टू सर्व
एज नेशनल एजेंसी, 2008 के तहत नेशनल एजेंसी बना दिया गया टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। CERT-in ने 6.07 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2021। अभी बहुत साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, वी हैव टू हैव सेफ फीचर्स, और इस सब के लिए हमें जो इंटरनेट अवेयरनेस है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस है, उसकी बहुत जरूरी है। किस प्रकार से हम पासवर्ड लाते हैं, पासवर्ड रखते हैं, किस प्रकार के पासवर्ड्स हैं, हम किसी से शेयर तो नहीं करते, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंशियल इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में हमको गोपनीय रहना बहुत जरूरी है। तो ये सब हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक आज का लेक्चर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। 20 क्वेश्चंस, हम लोग सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी देखेंगे और डिटेल में इसी प्रकार से डिस्कस करते रहेंगे। कोशिश करूंगा जनवरी से या जुलाई 2020 से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, ठीक है, एमसीक्यूज रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आंसर बताइए, फीडबैक दीजिए, आउट ऑफ 20 हाउ मेनी ऑफ यू गेव द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।